Hey, hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this series of video, we are discussing about the very important topic for GATE BT 2022 exam. And daily I'm trying to take some topics which are really important for your exam. But I think the moment arrived that I'm unable to make the video for all the important topic. So I'm trying to make this short video in which I'm going to introduce you with all the important topic for the exam so that you can revise them and be prepared for all these topics for your exam. And if you are new to my channel, please subscribe the channel and I add the link of all other videos in my description box so that you can view these videos which are really important for your exam point of view. And okay, let's have a look on these topics. So the very important topic, that is the types of DNA and RNA polymerase and their role. So ये आपका एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई तो सजेस्ट यू कि यू विल नॉट स्किप दिस टॉपिक. ठीक है. You know that different type of DNA polymerase are there in prokaryotic system as well as in eukaryotic system. तो वो दोनों आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में उनके रोल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज, तो उनका क्या रोल है, कहाँ पे सिंथेसिस में कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आरएनए के लिए, टाइप्स ऑफ आरएनए में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिटर्स. यू नो दैट देयर आर some type of inhibitors like competitive, non-competitive, uncompetitive. उनसे रिलेटेड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. के मैक्स की वैल्यू वी मैक्स वी एम की वैल्यू पे, सॉरी वी मैक्स एंड के एम की वैल्यू पे कहाँ पे चेंजेस आते हैं, सबस्ट्रेट और इनिबिटर में क्या रिलेशन होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इवन द ग्राफ, उन ग्राफ्स को भी याद कर लो क्योंकि कई बार क्या होता है केवल ग्राफ दे दिया जाता है, दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ इनिबिशन इज शोन इन दैट पर्टिकुलर फिगर. ओके, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन इजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. नाउ enzyme kinetics और you can say माइकल मेंटन्स इक्वेशन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है. आपको पता होना चाहिए कि जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से आया है इस इक्वेशन का, वो भी इंपॉर्टेंट है. इवन नाउ कुछ टर्म्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड है. तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है. मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ इसे पढ़ने के लिए. एक तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है. दूसरे हमने जब मेरे जो और वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ पे ट्रिक्स शेयर की हैं आपके संग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वहाँ हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है ऑलरेडी कि बिकॉज देयर आर जनरली दो टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं. उन क्वेश्चंस में एक तो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, ठीक है, जहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, लास्ट में पूछ लेते हैं कि ए बी सी डी में ए और बी आर करेक्ट और बी और सी आर करेक्ट, इस तरह से करके कुछ दिया रहता है ऑप्शन. या फिर कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो टॉपिक है आपका ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल वाला, ये आपका वो जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको पता ही नहीं होगा, कई बार डेफिनेशन सी दी रहती है सिंपल, या एग्जाम्पल्स दिए होते हैं नॉकआउट जीन के बारे में, नॉकआउट एनिमल्स. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उन स्टेटमेंट में डिसाइड नहीं कर पाओगे विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो फिर लास्ट वाले ऑप्शंस आप नहीं टिक कर पाओगे. ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसको आप रीड कर लो एक बार, तो जो मेन हाईलाइट्स हैं उनको आप याद करके जाओ. ठीक है, तो आप इजीली एग्जाम कर पाओगे. नाउ वन ऑफ द अनदर टॉपिक दैट इज जीन क्लोनिंग. इसमें से वैक्टर्स वाला पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ. इवन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उन वो वाला पार्ट भी कवर किया हुआ है मैंने. बट स्क्रीनिंग के जो मैथड्स होते हैं, दीज देयर आर सो मेनी मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस. वो मैथड्स किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, साथ में वो जो ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा है ब्लू व्हाइट कॉलोनी, तो कई बार पूछ लेते हैं वो ब्लू कॉलोनी का क्या मतलब है, व्हाइट कॉलोनी का क्या मतलब है, इवन कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये कलर चेंज हो रहे हैं, या क्या रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कलर चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो उनके वर्किंग पर रिलेटेड या मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये चीज़ भी स्किप नहीं करनी है. अनदर इज डीएनए सिक्वेंसिंग एंड मैथड्स ऑफ डीएनए सिक्वेंसिंग. जो भी मैथड्स है आपके, चाहे केमिकल डिग्रेडेशन हो, चाहे कोई और मेथड हो आपका, ठीक है, ऑटोमेटेड है, आपसे साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे भी कई बार पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं किस मेथड को किसी और नाम से भी हम जानते हैं.
इसी में एक चीज और मैं आपके संग ऐड करना चाहूंगी, कई बार क्वेश्चंस जो आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं उसमें आपसे ये चीज भी पूछ ली जाती है, कोई पर्टिकुलर टेक्निक का नाम देके पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी। जैसे कि आपको पता है पीसीआर कैरीमुलस ने किया है, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में आपको पता है कि एसन सदर्न थे। उसके अलावा आपके बाकी नदन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये टेक्निक्स किन किन साइंटिस्ट ने की, ये सारी चीजें क्या कहते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में किसी एक में टेक्निक्स का नाम, किसी एक में साइंटिस्ट का नाम, इस तरह से करके दे देते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करके अप्लाई करना होता है। वहां पे हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको उनमें से 2 भी आते हैं तो आप इजीली कर ले जाओगे। और आपको पता होगा कि मैंने जो आपके साथ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहां मैंने सारे के सारे आपके साथ गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे। और आपको पता है ये चीज बहुत अच्छे से कि वहां पे हमने ये बात देखी हुई है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्या आई थिंक सारे क्वेश्चंस में, जो आपका एग्जामिनर है ना वो खुद ही पेपर इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो चाहता है कि आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओ, मतलब सही आंसर टिक करो और आप मूव कर सको आगे के लिए। क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ज्यादातर एक ऑप्शन ऐसा होता है जो अगर आपको पता है तो आप बाकी सारे को कैच करके इजीली मैच करवा पाओगे, ठीक है। तो वहां एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिए। Now, the techniques in biotechnology. This is one of the very important but a very lengthy topic. तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं कैसे याद करना है आपको। आपने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक हो, उसमें फिर लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आपका HPLC, NMR, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स में जो आपकी मेन वर्किंग प्रिंसिपल है उसको रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि टेक्निक्स वाला पार्ट आपको पता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं गेट में या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या फिर स्टेटमेंट वाइज आएंगे या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग। तो ये जो टेक्निक वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निक को वो कवर कर पाए सिलेबस में, और वो एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही तरीका है, दिस इज द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जहां पे वो एक ही क्वेश्चन में 4 टेक्निक्स को कवर कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको टेक्निक का नाम दिया रहेगा, दूसरे कॉलम में उसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया रहेगा या उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा, तो आपको उसे मैच कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर पाएंगे, अगर आपको उन 4 में से 2 भी आती हैं तो भी आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे उस क्वेश्चन को। सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, तो सेल साइकिल में बेसिकली जो रेगुलेशन वाला पार्ट है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सेल साइकिल पार्ट। यहाँ CD केस का क्या रोल था, S फेस में, G1 में, G2 में कौन सा CDK काम कर रहा है, ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। आप चाहो तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। आप ये टॉपिक्स को प्लीज स्किप मत करना क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। नाउ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, उनका क्या रोल है, साथ में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, इन सब में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, आपके प्रोब्स हैं, RNA प्राइमर्स हैं, DNA प्राइमर्स, मतलब कौन कहाँ पे यूज हो रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, स्टेप वाइज जो प्रोसेस हो रही है, वो सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसको कहीं भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कोई एक पार्ट नहीं बोल सकती कि नहीं केवल एक ये पार्ट पढ़ लो बाकी छोड़ दो, क्योंकि ये पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ स्किप नहीं करवा पाऊंगी मैं। तो प्लीज ये 3 चीजें, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीनों को तो आपको स्किप करना ही नहीं है। फिर आपके लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये आपको रिवाइज करके जाना है होल प्रोसेस, ठीक है। पूछ लेते हैं लैक्टोज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ ओके, नाउ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, जो भी आपके बायो प्रोसेस वाला पार्ट है, ये आपने पढ़ा होगा कि कई सारे एंजाइम्स हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए बायोमोलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, तो उनका कहाँ पे एप्लीकेशन है ये आपने आई थिंक बायो प्रोसेस की फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा आपको टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे एंजाइम्स दिए हैं, अमाइनो एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है, माइक्रोबियल कहाँ पे कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई करके कैटेगरी वाइज दिया और बाय प्रोडक्ट करके दिया हुआ है, वो याद करके जाओ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये दोनों आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में से हैं और ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इन पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। TI प्लाज्मिड इज अगेन, वैसे तो जीन ट्रांसफर के अदर मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन TI प्लाज्मिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें VIR जीन जो होती हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है, डिफरेंट डिफरेंट VIR जीन, ये भी पूछा जाता है और स्पेशली VIR जीन पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं।
नाउ मॉलिकुलर मार्कर में आपने पीसीआर बेस्ड, नॉन पीसीआर बेस्ड में केवल एक आरएफएलपी, वो सारे पढ़ के जाने हैं। कोडोमिनेंट मार्कर कौन से होते हैं, मार्कर क्या होते हैं, डोमिनेंट मार्कर क्या है, कोडोमिनेंट मार्कर क्या है, उनमें डिफरेंस बिटवीन क्या है। कई बार नाम दे देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोडोमिनेंट मार्कर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोडोमिनेंट मार्कर, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। उनके वर्किंग प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको टेबुलर फॉर्म में मिल जाएंगी, आपकी बुक्स में दी हुई हैं, लेकिन उसको रिवाइज करके जाओ, ठीक है। वो छोटी सी टेबल है, उसको याद करके रिवाइज करके जाना है आपको। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे और साथ में इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ोगे, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में यूज होती है। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, ये भी थोड़ा सा थियोटिकल वाला पार्ट है। जैसे कि मैंने आपसे ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल वाली बात बोली थी, सेम कंडीशन यहाँ भी आती है कि यहाँ भी आपको क्या क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, वो सारी टर्म्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इसमें से, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग, जो एक चीज मेरे सामने आ रही है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हम प्रिपेयर नहीं है एग्जाम के लिए, या हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो दे आर प्लानिंग कि वो एग्जाम नहीं देंगे। प्लीज आपको ये काम नहीं करना है, आपको एग्जाम में अपेयर जरूर होना है, ठीक है। एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, दूसरी चीज एक आपके पास जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आपको पता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वहां पे क्या होता है, एक ब्लैंक होता है एंड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कीबोर्ड आपको टाइप करना होता है जो भी वैल्यूज होती है। तो आप इजीली कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। उनको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, गलत भी होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि देखो, आप जानते हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप प्रिपेयर हो या नहीं हो। तो हो सकता है कि कई बार जो आपने अपने कॉलेज में पढ़ा था वो कोई बात आपको याद हो और वो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए और उस टाइम आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो आप यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो आप ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन किया है, या तो बीटेक किया है, बीएससी एमएससी किया है, जो भी किया है, तो सिलेबस तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू आर वेरी न्यू टू दिस, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई चीज के बारे में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम वही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करने वाली हूँ कि आपको एग्जाम जरूर देना है। एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग कि जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट करना अगर कैसा रहा आपका पेपर, एंड ऑल्सो कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए एंड इवन कौन से टॉपिक से नहीं आए, ठीक है। तो प्लीज वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।